बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीरीज़ का 10वां लेक्चर आपके मुताला के लिए हाज़िर खिदमत है। हम लोग एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस रिगार्डिंग विच आई हैव ऑलरेडी गिवन अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन माई लेक्चर 4। लेक्चर 4 में मैंने एक्टिव और पैसिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोगों को, एंड देन पुट सम लाइट्स ऑन मॉडल वर्ब्स सेंटेंसेस ऑल्सो। उसके बाद मैं मॉडल वर्ब और सेंटेंस के पर भी कुछ रोशनी अपना डालूंगा। इस वीडियो में आगे है मारूफ और मजहूल जुमले, मॉडल अफ़ाल या मॉडल जुमले, तशबीहात, सिमलीज़, जोड़े अल्फाज जो एंड से जुड़ते हैं, दो वर्ड्स, अल्फाज और फिर कुछ स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद हरूफ रब्त। तो इसमें हम कंजक्शन नहीं पढ़ाएंगे, आपको लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स पढ़ाएंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये बना हुआ है। कुछ दीन की बातें हो जाए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सर अल्लामा इकबाल के तराने मिल्ली के इस शेर में हमारे ज़िंदगी की बका पोशीदा है, दुनियावी और दीनी दोनों तौर पर। कलमा तैयबा की शुरुआत ही ला इलाह से होती है, मतलब अल्लाह के सिवा हर शय के माबूद होने की नफ़ी कर दी गई है। फिर इल्लल्लाह कहा गया है, मतलब उलूहियत और माबूदियत का हक़ तमाम तर बारी ताला के लिए मखसूस कर दिया गया है। तो अरब के लोग अरबी जानते थे, इसलिए उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत का एहसास था। अब आइए वॉइस से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वॉइस को उर्दू में तर्ज़ बयान कहते हैं। उसको कई तरह से मारूफ तर्ज़ बयान, मजहूल तर्ज़ बयान, या मारूफ जुमले, मजहूल जुमले, या मारूफ फ़ेल, मजहूल फ़ेल इसलिए कहते हैं कि इसका पूरा का पूरा ताल्लुक जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का है वो फ़ेल से है, वर्ब से है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में टेंस के जितनी मिसालें देखे हैं इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में, वो सब के सब एक्टिव वॉइस में थे, इसलिए कि मैंने जो आप लोगों को बताया था वो उसमें वर्ब कुछ एक्शन कर रहा था कुछ सेंटेंसेस को छोड़ करके। यहाँ अब हम पैसिव वॉइस को तफसील से पढ़ेंगे। देखिए, एक्टिव माने क्या होता है, सरगर्म, और पैसिव माने क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, गैर मुतहर्रिक। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम कुछ चीज़ देखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसको एक बार बताते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट एक्ट करता है, जो हम लोगों ने जाना है अब तक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। वो पैसिव वॉइस जो होता है, इसमें जो सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है एक्शन का, वो एक्शन को लेता है, एक्शन करता नहीं है, और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये वर्ब जो होता है ना, ये इसका थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ये ऑलवेज़ V3 आता है और वर्ब टू बी की कोई एक शक्ल आती है। इसमें सब्जेक्ट जो है सफ़र करता है या कोई एक्शन रिसीव करता है। तो इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब टू बी प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे और याद करने की इसलिए कोई इंशाल्लाह कोई ज़रूरत न पड़ेगी। एक चीज़ नोट करना है, ध्यान देना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव है या पैसिव, लेकिन मीनिंग में इसमें कोई मफहूम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका बताएंगे। सिर्फ 3 रूल्स को याद रखिए, और तीनों रूल्स इंतहाई आसान हैं, बल्कि देखा जाए तो ये एक्टिव से ज़्यादा ईजी है पैसिव बनाना। यहाँ एक मिसाल देखिए, अकरम सर टीचर्स ग्रामर। तो इसमें क्या मैंने बताया, ग्रामर इज़ टॉट बाय अकरम सर। तो ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बना है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें ये करना है कि मारूफ जुमले में एक्टिव वॉइस का जो टेंस होगा, मजहूल जुमले का भी वही टेंस होगा ना। ये नहीं कि प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो गया, पास्ट है तो फ्यूचर हो गया, जैसे डायरेक्ट नरेशन हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो टेंस एक्टिव वॉइस का होगा वही टेंस पैसिव वॉइस का भी होगा। अब अगर यहाँ पर अगर ये हो कि अकरम सर इज़ टीचिंग ग्रामर, तो इसको हम बोलेंगे, ये जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, अकरम सर इज़ टीचिंग ग्रामर, तो हम बोलेंगे ग्रामर इज़ बीइंग टॉट बाय अकरम सर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा वाला भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो एक्टिव वॉइस का जो टेंस होगा वही पैसिव वॉइस का भी टेंस होगा। रूल नंबर 1, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को पेंट किया, तो ही यहाँ सब्जेक्ट है और वॉल जो है ऑब्जेक्ट है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो द वॉल पहले आ जाएगा, द वॉल वाज पेंटेड बाय हिम। तो इसमें क्या है, मारूफ जुमलों को जब मफूल जुमले में, मजहूल जुमले में बदलेंगे तो फ़ाइल और मफूल का बाहमी तबादला हो जाएगा।
सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। एक बात ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट अगर नाउन है तब तो ऑब्जेक्ट नाउन ही होगा, वही होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, चूँकि ही नॉमिनेटिव केस में है, हालत फ़ाइली में है, जो मैंने बहुत डिटेल से बताया है, और उम्मीद है कि वो आप लोगों को फंडामेंटल वो चीज़ बात एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो ही जो है चेंज होते ही ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा, लेकिन नाउन वॉल है तो यहाँ वॉल ही हुआ। तो हमने क्या देखा कि फ़ाइल और मफूल का बाहमी तबादला हो जाएगा। अगर हम एक जुमला और लेते हैं, अगर अनवर इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा, द फुटबॉल पहले आ जाएगा, इज़ प्लेइंग है तो इज़ बीइंग प्लेड हो जाएगा, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अनवर। तो ये रूल नंबर 2। और तीसरा रूल जो है वो क्या है कि टेंस की जो अक़साम हैं उसके हिसाब से वर्ब टू बी की कोई एक शक्ल, 8 शक्लें होती है, याद रख लीजिए, बल्कि ऐसे ही याद कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा एम, इज़, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग। तो ये 8 शक्लों में से कोई एक शक्ल, प्रेजेंट में है तो एम इज़ आर आएगा, पास्ट में है तो वाज वर आएगा, ठीक है, परफेक्ट में है तो बिन आ जाएगा, कंटिन्यूअस में है तो बीइंग आ जाएगा। तो 8 शक्लों में से कोई एक शक्ल और प्लस V3, याद रखिए वर्ब टू बी की कोई एक शक्ल प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। इसे हम एक जुमले से समझते हैं, द कैट हैज़ किल्ड द रैट, बिल्ली ने चूहे को मार डाला है, तो ये हो जाएगा द रैट हैज़ बिन किल्ड बाय द कैट। तो आपने देखा कि रूल नंबर 1 कि ये परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। रूल नंबर 2 एक्टिव बन जाए, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। रूल नंबर 3 कि वर्ब टू बी की कोई एक शक्ल, तो चूँकि ये परफेक्ट में है तो वर्ब टू बी की एक शक्ल बिन लगेगी, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल लगेगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें कि एक्टिव में जो हैज़ आया है वो यहाँ पर हैज़ यहाँ भी आएगा। अगर द रैट्स होता तो हैव हो जाता, ध्यान रखिए, अगर ये प्लुरल होता रैट्स तो यहाँ पर हैज़ नहीं होता, हैव होता। बहरहाल तो वो जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी वर्ब टू बी की एक शक्ल आएगी, और ये आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस इसमें बहुत ही तफसील से मैं बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें इस रूल को आप लोग को जहन नशी रखना है, ठीक है। अब यह है कि हम पैसिव वॉइस यानी मजहूल तर्ज बयान का इस्तेमाल कब करते हैं, तो बस 3 मामलात में करते हैं। पहली बात कि जब फ़ाइल से ज़्यादा मफ़ऊल की अहमियत हो या देनी हो, जैसे अगर हमें हम जुमला बोलना चाहते हैं, घर पेंट किया जा रहा है, उसका घर, सॉरी आप उसका कर लीजिए, उसका घर पेंट किया जा रहा है, हिज हाउस इज़ बीइंग पेंटेड, तो हम जो है पेंट की अहमियत को नहीं दे करके उसके घर को अहमियत दे रहे हैं। पेंट कौन कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, घर पेंट हो रहा है इस चीज़ को हम अहमियत दे रहे हैं। घर यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन उसकी अहमियत हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं। जब फ़ाइल मालूम ना हो किसने वो काम किया, जैसे मेरी घड़ी चोरी हो गई, माई वॉच वाज लॉस्ट, तो हमें पता नहीं है कि काम किसने किया, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। या तीसरा पॉइंट, जब फ़ाइल बिल्कुल वाज़े हो, जैसे चोर गिरफ़्तार कर लिया गया, तो चोर गिरफ़्तार कर लिए गए तो डेफिनेटली पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है, तो द थीव्स वर अरेस्टेड। या इस तरह से बहुत सारे जुमले हैं, जैसे एक जुमला हम लेते हैं, वीट इज़ ग्रोन इन इंडिया, ठीक है, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस में जुमले की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, प्लस काम करने वाले की अहमियत न रखे, किए हुए काम की अहमियत को जब हम बताते हैं तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता है। ये तो 3 रूल के बाद हमने ये बताया कि एक्टिव और पैसिव का इस्तेमाल पैसिव का कब करते हैं। अभी देखिए इस तीनों रूल को यहाँ पे ध्यान से मैंने एक दफ़ा में स्ट्रक्चर बता दिया है कि ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और वर्ब जो है वर्ब में की शक्ल तब्दील होकर थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये निशान, ये वर्ब टू बी है प्लस V3, वर्ब चेंज हो जाएगा, वर्ब टू बी की एक शक्ल प्लस V3, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर बाय लगा दीजिए, और रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपका जुमला यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इतना ही समय जुमला ख़त्म हो जाता है। और ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगेगा, और वर्ब टू बी की शक्ल जो है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब टू बी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब टू बी प्लुरल होगा, और जो टेंस होगा उसी हिसाब से। और वर्ब टू बी ये 8 है जो मैंने रेड कलर से है, तो ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर वाज वर बी बिन या बीइंग प्लस V3, यहाँ 3 डिलीट हो गया है या मैंने लिखना में भूल गया, V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ऊपर ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए अब हम 3 स्लाइड में सारे टेंस के पैसिव वॉइस को समझाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने तीनों इंडेफिनिट टेंस को लिया है, ये दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ जो रेड कलर से है वो वर्ब है एक्टिव का, और इधर जो है वो पैसिव का वर्ब है। तो देखिए कि कितने अच्छे से चेंज हुआ है। आई राइट एन एसे, मैं एसे लिखता हूँ तो एन एसे इज रिटन बाय मी, मेरे ज़रिए एक एसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर राइट बन गया रिटन में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लग गया वर्ब टू बी की जगह पे। इसी तरह से ये है ही हिट्स
हिट्स द बॉल इज़ हिट बाय हिम। अब ये पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं। द रॉबर किल्ड द मैन, डाकू ने आदमी को मार डाला। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू भी हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडिफिनिट में है। तो द मैन वाज किल्ड बाय द रॉबर या द रूम वाज पेंटेड बाय अकरम। अब ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें जो है इसको एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो है दे विल डू देयर होमवर्क, देयर होमवर्क विल बी डन बाय देम। तो फ्यूचर इसमें क्या है, चूँकि विल तो है लगेगा ही, उसके बाद वर्ब टू बी में यहाँ बी लग गया और डू है यहाँ, तो यहाँ डन आ गया। ही विल राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिखेगा, और वो एक किताब लिखेगा, और बुक विल बी रिटन बाय हिम, उसके ज़रिए किताब लिखा जाएगा। तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब थ्री से पहले इज़, वाज, वर या फिर विल बी, शैल बी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब थ्री की वर्ब की तीसरी शक्ल लगेगी। अब यहाँ पे हम सभी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में आप लोगों को बताऊंगा। ये दो जो सेंटेंसेस हैं ये हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस, और ये दो सेंटेंसेस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने एक स्लाइड में इसलिए बताने की कोशिश की है कि जब आपके स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कितना आसान है। चूँकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ वर्ब टू बी की बीइंग लग गया है। चूँकि ये प्रेजेंट में है तो एम इज़ आर लगेगा, ये पास्ट में है तो वाज वेयर लगेगा। यहाँ पर चूँकि अ बुके, द रूम सिंगुलर है इसलिए वाज लगा है, अगर द रूम्स होता तो वर लग जाता। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। आई एम राइटिंग एन एस्से, मैं एस्से लिख रहा हूँ। एन एस्से इज़ बीइंग रिटन बाय मी, एस्से मेरे ज़रिए लिखा जा रहा है। ही इज़ हिटिंग द बॉल, वो बॉल को हिट कर रहा है, मार रहा है। द बॉल इज़ बीइंग हिट बाय हिम भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। शी वॉज मेकिंग अ बुके, वो एक फूलों का गुलदस्ता बना रही थी। अ बुके वॉज बीइंग मेड बाय हर। अकरम वाज पेंटिंग द रूम, अकरम रूम पेंट कर रहा था। द रूम वाज बीइंग पेंटेड, रूम पेंट किया जा रहा था। दे विल बी डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे होंगे। देयर वर्क विल बी बीइंग डन, ठीक है। यहाँ पर विल भी होगा और फिर बीइंग भी होगा, जो कंटिन्यूअस है, और वर्ब टू बी की एक शक्ल जो है बी फिर यहाँ लगी है। ही विल बी प्लेइंग द फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। द फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। तो ये हो गया प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरह से परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हैज़ बिन, हैड बिन, विल हैव बिन का इस्तेमाल हुआ है। हैज़ टेकन जैसे है ना, तो इसके बाद आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें बिन लगाया गया है। शी हैज़ टेकन हर लंच, उसने अपना लंच ले लिया है। तो क्या होगा, हर लंच हैज़ बिन टेकन, उसके ज़रिए उसका लंच ले लिया गया है, उसके ज़रिए मतलब उसका लंच खा लिया गया है उसके ज़रिए। दे हैव रिपेयर द रोड, उन लोगों ने रोड को रिपेयर कर दिया है। द रोड हैज़ बिन रिपेयर्ड, अगर रोड्स होता तो हैव बिन हो जाता। द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। ही हैड बिन अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। शी हैड कुक द मील, उसने खाना कुक कर लिया था। द मील हैड बिन कुक्ड, खाना पका लिया गया था। ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, वो लेटर रिसीव कर रहा होगा। द लेटर विल हैव बिन रिसीव्ड, लेटर रिसीव हो गया होगा। द हंटर विल हैव किल्ड द लायन, शिकारी शेर को मार चुका होगा। द लायन विल हैव बिन किल्ड, शेर जो है मारा जा चुका होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो के शुरू में तौहीद का मतलब समझा था। तौहीद की अहमियत क्या है? तौहीद तमाम अमाल सालेहा की असल है। अगर तौहीद नहीं तो तमाम अमाल सालेहा बेकार हैं। तौहीद नहीं तो ईमान नहीं, तौहीद के बग़ैर निजात नहीं, और शिर्क की मौजूदगी में निजात नामुमकिन है। पैसिव वॉइस को मज़ीद आगे बताने से पहले हम लोग कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मॉडल वर्ब जो है ये इंग्लिश सेंटेंसेस का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सिंपली क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल लग जाती है। इतना आसान है, ठीक है। क्योंकि मॉडल वर्ब समझेंगे उसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब के पैसिव फॉर्म को देखेंगे, इसलिए पहले मॉडल वर्ब को पहले समझेंगे फिर इसके पैसिव फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट। ये एक तरह की इमदादी फेल होते हैं जो कि ख़ास फेल के साथ इस्तेमाल होकर, मतलब वर्ब की पहली शक्ल के साथ इस्तेमाल होकर ये क्या बताते हैं, किसी काम का इम्कान, ठीक है, काबिलियत, इजाज़त, ज़िम्मेदारी, ज़रूरत वगैरह का इजहार करते हैं। तो आप इसको समझेंगे, आगे देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इसमें 3, 6, 7 मॉडल वर्ब्स के बारे में मैंने आपको दिखाया है। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब्स कोई भी एक ले लेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल होगी। जैसे कैन से हम लेते हैं, आई कैन ड्राइव द कार,
मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, मतलब हमें काबिलियत है कार ड्राइव करने की, ये काम मैं कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो जहाँ पर काबिलियत दिखाना हो वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। सका, शी कुड स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सका या बोल सकता था। मे से जो है इम्कान, किसी चीज़ का इम्कान, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मे से इजाज़त का भी इज़हार होता है, जैसे बच्चे लोग क्लासरूम में जाते हैं तो मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, तो सर क्या बोलेंगे, येस यू मे कम इन। इसी तरह से माइट जो है ये मे का पास्ट टेंस है। आई माइट ड्राइव द कार, मैं कार ड्राइव कर सकता था। अच्छा, मस्ट के दो माना होते हैं, एक तो होते हैं जिम्मेदारी के, जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की इताअत करनी चाहिए, ज़रूर चाहिए। और दूसरा माना जो होता है वो गागेगी हो रहा है, जैसे वो कहीं नज़दीक ही रह रहा है होगा, ही मस्ट बी लिविंग नियर बाई। तो इस तरह से मस्ट का इस्तेमाल में गागेगी भी होता है। शैल का माने हम लोग जानते ही हैं, गागेगी होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। या विल जो होता है ये भी होता है, आई शैल रीच ऑन टाइम, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा, या आई विल रीच ऑन टाइम, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। और शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है मशवरा या तजवीज़ अगर किसी को देना है तो यू शुड वॉक डेली, आपको डेली वॉक करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, वुड, शुड, तो क्या आप इससे मनफी जुमले बना सकते हैं, सवालिया जवाब बना सकते हैं? क्यों नहीं, बहुत आसान है। इसमें आपको सिंपली मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ जो पहला सेंटेंस था, आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, तो आई कैन नॉट ड्राइव द कार, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। और अगर यस नो क्वेश्चन बनाना है तो कैन जो है मॉडल वर्ब जुमले के पहले आ जाएगा। उसके बाद अगर WH क्वेश्चन बनाना है तो पहले WH वर्ड लगाइए, जो जनरल रूल है। और हैव टू, हैज़ टू, नीड टू, ये भी मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे ही हैज़ टू वॉश ऑल द डिशेज़, उसे तमाम बर्तनों को धोना है। उसके या अगर इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, डज़ ही हैव टू वॉश ऑल द डिशेज़। इसी तरह से नीड टू मतलब के ज़रूरत है, ही नीड टू डू इट, उसे इसकी चीज़ को करने की ज़रूरत है। तो नीड टू जो है ये भी आपका क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। अब जो है जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे मॉडल वर्ब्स का, तो इसके दो स्ट्रक्चर सामने आते हैं। एक स्ट्रक्चर में वर्ब 3 से पहले बी लगता है, और एक स्ट्रक्चर में V3 से पहले बी लगता है, एक स्ट्रक्चर में V3 के पहले बिन लगता है। तो इसे हम बस ये देखेंगे, ये तो हम जान चुके हैं कि पैसिव वॉइस में आपको बी की कोई भी एक शक्ल और वर्ब 3 लगेगी। तो यही केस मॉडल वर्ब के साथ भी है। मॉडल सेंटेंसेज जो होंगे उसमें भी आपको मॉडल वर्ब के बाद बी लगाइए या बिन लगाइए। तो बी कब लगेगा, बिन कब लगेगा, हम उसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे, जुमलों को पहचानेंगे, उसके बाद हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं। मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की पहली शक्ल लगती है। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं ना, इसके साथ वर्ब की पहली शक्ल लगती है। जैसे देखिए कैन जो है, आई कैन प्ले फुटबॉल। इसी तरह से मान लीजिए कुड, शी कुड नॉट अटेंड हर क्लास टूडे, वो आज अपना क्लास अटेंड नहीं कर सकी। इसी तरह से शैल, आई शैल गो टूडे, मैं आज जाऊंगा। दे शैल फिनिश दिस रेस, वो लोग इस रेस को फिनिश कर देंगे। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, तो दे शुड कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, उन्हें इस वर्क को आज शाम तक, इस शाम तक ख़त्म कर देना चाहिए। मस्ट का माने क्या बताया था, ज़रूर चाहिए। जैसे आई मस्ट क्लीन द हाउस, मुझे घर को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो मे माने सकना होता है, जैसे मैंने बताया इट मे रेन टुडे, तो मे के बाद रेन वर्ब की पहली शक्ल आ गए। इसी तरह से माइट का इस्तेमाल है, ही माइट रिपेयर द टीवी, वो टीवी को रिपेयर कर सकता है। हैज़ टू, हैव टू जो है इसका मीनिंग होता है करना है या करना पड़ता है। सिंगुलर होगा तो हैज़ टू, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ टू, और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हैव टू का इस्तेमाल होगा। जैसे he has to write a letter, they have to write a letter, they have to finish this game, they have to run today। इस तरह से हम बहुत सारे जुमले को बना सकते हैं। would like to माने होता है करना चाहेगा, जैसे I would like to draw your attention on this matter, मैं आपका ध्यान इस चीज़ की तरफ मरकूज़ करना चाहता हूँ। या I would like टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। और जिस तरह से ये हैज़ टू, हैव टू होता है ना, इस तरह से ये प्रेजेंट में होता है और पास्ट में हैड टू हो जाता है। जैसे प्रेजेंट में करना है तो यहाँ करना पड़ता है, तो यह करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए शी हैड टू परचेज ए न्यू पेन, उसे एक नया पेन परचेज करना पड़ा। अच्छा, विल हैव जो है था करना होगा, करना पड़ेगा। तो इसको सेंटेंस में हम देखते हैं,
यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर लिविंग रूम, बिफोर लिविंग हाउस। तुम्हें अपने वालिदैन से इजाज़त लेनी होगी। तो विल हैव टू मतलब करना होगा कोई काम, ठीक है। अब देखिए जैसे मे हैव टू या माइट हैव टू, दोनों है का माना होता है। मे माने होता है करना पड़ सकता है, और माइट हैव टू माने करना पड़ सकता था। जैसे आई मे हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक ख़त लिखना पड़ सकता है। वी मे हैव टू प्ले ए गेम टुमारो, मुझे कल एक गेम खेलना पड़ सकता है। तो इस तरह के जितने भी आपको मॉडल वर्ब्स आएंगे सबके साथ वर्ब की हमेशा पहली शक्ल आएगी। बस ये चीज़ आपको बतानी थी। अब जब इस तरह के वर्ब की पहली शक्ल आएगी तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, बी लगेगा। सिंपली बीन नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। क्या लगेगा, बी। और वी थी तो लगना ही लगना है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, उसको देखिए। आई कैन डू इट, इट कैन बी डन। मैं इसे कर सकता हूँ, इसे किया जा सकता है। वी कुडंट आस्क हिम, हम लोग उससे नहीं पूछ सके। ही कुड नॉट बी आस्क्ड, उससे पूछा नहीं जा सका। वी शुडंट किल द एनिमल्स, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। द एनिमल शुड नॉट बी किल्ड, जानवर नहीं मारे जाने चाहिए। यू मस्ट अटेंड द क्लास, तुम्हें क्लास ज़रूर अटेंड करना चाहिए। द क्लास मस्ट बी अटेंडेड, क्लास को अटेंड किया जाना चाहिए। शुड आई स्टार्ट ए जॉब, क्या मैं जॉब स्टार्ट करूँ। शुड ए जॉब बी स्टार्टेड, क्या जॉब स्टार्ट कर दिया जाए। इसी तरह से यहाँ पर यू कुड सेल अ कार, योर कार कुड बी सोल्ड। यू मे फॉरगेट द रूल, द रूल्स में बी फॉरगेटन। तो आपने देखा कि मॉडल वर्ब में जिसके साथ वर्ब की पहली शक्ल लगती है उसमें बी की जो शक्ल लगेगी वो सिर्फ बी ही लग जाएगी। बी की 8 शक्लें होती हैं, एम इज़ आर, वाज वर, बी बीन बीइंग। अब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में क्या है कि कुछ ऐसे केस नंबर 2 में क्या है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद V3 लगता है। हमने देखा था कुछ मॉडल वर्ब्स के पहले हमने V1 लगा था ना, कुछ ही मॉडल वर्ब्स हैं। बस यहाँ आपको मैंने 5 बताया है, इसका V3 लगता है। लेकिन V3 लगने की वजह है, वजह क्या है कि यहाँ लास्ट में उसके साथ हैव असल में कंबाइंड रहता है पहले ही से। ये जो मॉडल वर्ब है ना, हैव लगा करके ये मीनिंग बिल्कुल तब्दील कर देते हैं। तो मीनिंग ही तब्दील हो जाता है, तो उसके बाद वर्ब की कभी भी पहली शक्ल नहीं आएगी, वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी। देखिए सबसे पहले हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को बोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है कि ये इसे समझाने में मुझे ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन आप इसे समझ लीजिए तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले है मे के बाद, यहाँ इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ। मे हैव बोलिए या माइट हैव बोलिए, तो हम मे हैव बोलेंगे या माइट हैव बोलेंगे। ये पास्ट में किसी चीज़ का गेस करने के लिए होता है। देखिए इसका मीनिंग होता है हो चुका होगा, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबिलिटीज़ इन द पास्ट में गेस करने के लिए, किसी इम्कान का इजहार करने के लिए होता है। जैसे देखिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शी मे हैव रिटन ए लेटर। मे हैव पर रिटन लग गया, वर्ब की तीसरी शक्ल। शी मे हैव रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुकी होगी। या जैसे वो ट्रैफिक में फंस चुका होगा, ही माइट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। या और भी सेंटेंस लेते हैं, शी मे हैव चेंज हर माइंड एंड विल नॉट कम, वो अपना माइंड चेंज कर चुकी होगी, फैसला तब्दील कर चुकी होगी और अब वो नहीं आएगी। और माइट हैव जो है ये पास्ट टेंस में जो होगा तो ये माइट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल। शुड हैव का माने होता है चाहिए था। ये इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब पास्ट में कोई काम हम नहीं कर सके और किसी काम को ना करने का या करने का हमें पछतावा है। तो जैसे आई शुड हैव स्टार्टेड द जॉब, मुझे जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। उसके बाद नेक्स्ट है मस्ट हैव। मस्ट के साथ जब हैव लगता है, कहाँ गया, एक मिनट, वेरी सॉरी। देखिए मैं यहाँ फिर से आता हूँ। हाँ, जब मस्ट के बाद हैव लगता है तो इसके मीनिंग हो जाता है ज़रूर किया होगा, किया जा चुका है। किसके साथ, मस्ट हैव के साथ। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ही मस्ट हैव पेड द मनी, मतलब कि उसने ज़रूर पैसा अदा कर दिया है। ये भी नियर पास्ट का मतलब कि जुमला है, लेकिन सब में गा गेगी लग जाता है या लगता है कि परफेक्ट का जुमला है, लेकिन ये नियर पास्ट का जुमला होता है। ही मस्ट हैव पेड द मनी, उसने पैसा अदा कर दिया होगा या पैसा अदा कर दिया जा चुका है। ही मस्ट हैव ईटन द मील, वो ज़रूर खाना खा चुका होगा, मतलब खाना खाने का जो काम है उसने कर लिया होगा। तो इसके बाद भी वर्ब की क्या शक्ल आएगी, जैसे ही मस्ट हैव ईटन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद वुड हैव है। वुड हैव माने क्या होता है, करता, होता, चुका होता। जैसे आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाता, बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं मशगूल था। इसी तरह से वुड हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बहुत ईजी। ये विल का यहाँ पास्ट टेंस है। और कुड हैव जो है, कुड हैव का माने भी होता है सकता था। और इसका इस्तेमाल कब होता है, जैसे पास्ट में कोई काम पॉसिबल था और आप में ये लियाकत थी कि आप कर सकते थे लेकिन आपने इसे किया ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर दे कुड हैव
वन द रेस, वो रेस जीत सकते थे, बट दे डिड नॉट ट्राई हार्ड, लेकिन उन्होंने ट्राई हार्ड कोशिश में सख्त कोशिश नहीं की। या आई कुड हैव डन दिस वर्क, मैं इस वर्क को कर सकता था, मतलब मेरी सलाहियत थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया या मैंने वक्त को यूं ही खो दिया। तो इस तरह के जुमलों में हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। और इसका निगेटिव बनता है शुडंट हैव, मस्ट हैव, वुडंट हैव, कुडंट हैव। कुडंट हैव के बाद भी वर्ब 3 ही का इस्तेमाल होगा, और इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ पास्ट में पॉसिबल ही नहीं था, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, तो कुडंट हैव का इस्तेमाल करना होता है। कुड हैव माने होता है मैं उस काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं, और कुडंट हैव माने कर ही नहीं सकते थे भले ही कितनी कोशिश कर ले। जैसे आई कुडंट हैव अराइव्ड अर्लियर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम की वजह से मैं पहले आ ही नहीं सकता था। तो इस तरह से ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये मेरे वीडियो को आप लोग फिर बैक करके फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मॉडल वर्ब्स का जो इस्तेमाल है V1 के साथ और V3 के साथ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप इससे सैकड़ों जुमले इस्तेमाल कर बना सकते हैं। आपकी अगर वोकेबलरी कमज़ोर भी है तो इन छोटे छोटे वर्ड्स को एक जुमले में इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा, अभी पीछे देखा हमने कि इन सारे वर्ब के बाद किस मॉडल वर्ब के साथ V3 का इस्तेमाल हुआ है, तो नेचुरली जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, बीन का इस्तेमाल होगा। एकदम सीधी सी बात, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ जहाँ हैव लग जाएगा, जैसे शुड के साथ हैव लगा हुआ था पीछे, मस्ट के साथ हैव लगा हुआ था, मे के साथ हैव लगा हुआ था, माइट के साथ हैव लगा हुआ था, तो वर्ब की तीसरी शक्ल वर्ब टू बी की तीसरी शक्ल बीन लगेगी, और V3 तो लगनी ही लगनी है। जैसे देखिए, आई शुड हैव स्टार्टेड ए जॉब, मुझे जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए था। शुड हैव माने चाहिए था, मस्ट हैव माने कोई काम ज़रूर किया होगा, मे हैव या माइट हैव हो चुका होगा। तो यहाँ फिर से एक बार देखते हैं, आई शुड हैव स्टार्टेड ए जॉब, मुझे जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए था। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, ए जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी, मेरे ज़रिए जॉब स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए था। दूसरा देखते हैं मस्ट हैव को, यू मस्ट हैव पेड द मनी, तुमने पैसा ज़रूर अदा कर दिया होगा। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, ये वाला सेकेंड, द मनी मस्ट हैव बीन पेड, पैसा ज़रूर अदा कर दिया गया होगा। तीसरा है शी मे हैव, यूज़ कीजिए या माइट हैव, शी मे हैव इटन द मील, वो खाना खा चुकी होगी। तो द मील मे हैव बीन इटन, खाना खाया जा चुका होगा बाई हर, उसके ज़रिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ तशबीहात के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तशबीहात या सिमिलीज क्या होता है, ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है कोई दो लाइक या दो अनलाइक चीज़ों का। ये तशबीह जो है, जो दो यकसा या दो बरअक्स चीज़ों का बराह रास्त मुआजना है। ये जो है एज से ये जुमले बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल की तरह साफ। आप लोगों ने क्रिस्टल देखा हो, जब क्रिस्टल बनता है कितना साफ शफाफ लगता है, हीरे का क्रिस्टल या चीनी का क्रिस्टल। तो इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, द मैटर इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल नाउ, मैटर अब इतना साफ़ हो गया है जैसे क्रिस्टल साफ़ होता है। एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला। तो जैसे शी हैड आइज़ डेट वर एज ब्लैक एज कोल, उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी, मतलब बहुत काली थी। एज कोल्ड एज आइस, बर्फ़ की तरह सर्द। और इसका एक माना और होता है कि अनइमोशनल, बगैर किसी जज्बात से आ रही। एज कोल्ड एज आइस, जैसे टच माई फिंगर्स दे आर एज कोल्ड एज आइस, मेरे हाथों को, उंगलियों को छुओ, ये बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। या ही वॉज स्टिल एज कोल्ड एज आइस, स्टिल मतलब होता है खामोश, वो ऐसा खामोश था जैसे बर्फ़ की तरह एकदम, है ना। तो ये एज कोल्ड एज आइस। एज लाइट एज ए फेदर, पर की तरह हल्का। हम जैसे मान लो कोई आदमी सफ़र पे जा रहा है और उसने सामान ही नहीं लिया, छोटा सा बैग है, हम कह रहे हैं योर लगेज इज़ एज लाइट एज ए फेदर, तुम्हारा तो वो लगेज इतना हल्का है ऐसे पर, तो क्या सामान लेके जाना नहीं है। तो ये एज लाइट एज फेदर। एज ब्लाइंड एज ए बैट, ये हम लोग जानते हैं कि दिन में बैट को मतलब कि दिखाई नहीं देता, तो बैट की मिसाल, अंधे की मिसाल बैट से ली जाती है, चमगादुर से। जैसे अच्छी, इसका मतलब होता है अच्छी तरह से देख ना पाना। जैसे आई एम एज ब्लाइंड एज ए बैट विदाउट माई ग्लासेस, विदाउट माई स्पेक्टिकल्स, बगैर चश्मे के मैं चमगादड़ की तरह अंधा हूँ। एज स्वीट एज शुगर, चीनी की तरह मीठी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्यारा या प्यारी, कोई बच्चा जैसा मान है, या दोस्ताना या मेहरबान। जैसे माई नीस इज़ एज स्वीट एज शुगर, मेरे भतीजी जो है बहुत ही प्यारी है। तो हम तशबीह दे सकते हैं इसको एज स्वीट एज शुगर से। इसी तरह से अगर किसी बड़ी चीज़ की तशबीह देनी है तो हम उसको बोलेंगे एज बिग एज एन एलिफेंट। जैसे ही वांटेड टू बिल्ड एन अलमीरा, वो एक अलमारी बनाना चाहता था, डैट इज़ एज बिग एज एन एलिफेंट, हाथी की तरह बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा। एज ब्रेव एज ए लायन, ये तशबीह देते हैं जब कोई आदमी बहुत बहादुर, शेर की तरह। शी इज़ एज ब्रेव एज ए लायन, अगर कोई लोमड़ी की तरह बहुत चालाक है, होशियार है, हम कहेंगे एज कनिंग एज ए फॉक्स।
जैसे उसको जुमले में देखे, ही फूल्ड देम ऑल, उसने सबको बेवकूफ़ बनाया, ऑल एज ही वाज एज कनिंग एज फॉस, वो जो है लोमड़ी की तरह अय्यार था, चालाक था। एज प्लेफुल एज ए किटन, मतलब इतना चंचल जैसे बिल्ली का बच्चा। जैसे कोई बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं और बहुत ही हंसमुख टाइप के होते हैं, तो उसे हम इस तरह के तशबीहात से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माई डॉटर इज़ एज प्लेफुल एज ए किटन, एज हार्ड एज नील्स, सॉरी एज हार्ड एज नेल्स, इतना सख्त जैसे नाखून। तो जैसे ये कहा जाता है बेरहम इंसान को, या जो बहुत टफ हो। ही सिंपली लुक्ड मीन एंड एज हार्ड एज नेल्स, वो सिंपली बहुत ही घटिया लगता है और टफ इंसान लगता है। एज टल एज जिराफ, अगर किसी बहुत लंबे चीज़ की तशबीह देनी हो तो हम बोलेंगे एज टॉल एज ए जिराफ, ही इज़ एज टॉल एज ए जिराफ, ये ऐसे हम बोल सकते हैं। या नो अदर एनिमल इज़ एज टॉल एज ए जिराफ। तो इस तरह से आप जब बुक्स पढ़ेंगे इस तरह के सिमिलीज आपको बहुत सारे मिलेंगे, इस नोट कीजिए और अपने जुमले की खूबसूरती को बढ़ाइए। उसके बाद कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं, जैसे इन द मैटर ऑफ का इस्तेमाल जो होता है ये फ्रेज़ है, एक साथ इस्तेमाल होता है। फ्रेज़ हम जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और एक साथ इस्तेमाल होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। इन द मैटर ऑफ के मामले में, जैसे ही इज़ वेरी माइजर इन द मैटर ऑफ मनी, पैसे के मामले में बहुत कंजूस है। ए मैटर ऑफ शेम, शर्म की बात। नो लाफिंग मैटर, हंसने की कोई बात नहीं, हम इस तरह बोल सकते हैं। नो राइटिंग मैटर, ये लिखने की कोई बात नहीं है। नो वरिंग मैटर, परेशान होने की कोई बात नहीं। नो लविंग मैटर, इसमें प्यार की कोई बात नहीं है। फॉडर चारा, फॉग धुंध, फ्लटर फड़फड़ाना, फ्लॉप नाकाम हो जाना, फॉरबिड मना करना, फोर्ज भट्टी, जो लोहार की भट्टी होती है उसे फोर्ज कहते हैं। फॉरगो छोड़ देना, गिव अप छोड़ देना, फ्रेंजी जुनून, फ्रूगल किफ़ायत शुआर, फ्रिजिड सर्द, ग्लीम चमक, फॉन्डल मोहब्बत के हाथ फेरना या मोहब्बत से हाथ फेरना, फ्रॉलिक चंचल शौक, फ्राउन तेवड़ी चढ़ाना, फ्यूजिटिव मफरूर, फ्रिंज कनारा झालर, जिस्ट खुलासा। यहाँ पे जो दो वर्ड्स आए हैं फॉरगो और गिव अप, दोनों के माने छोड़ देना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉरगो होता है जब हम किसी काम को छोड़ करके उस कहीं पर कई सारे काम हैं, एक काम को पार्टिकुलरली छोड़ करके हम दूसरे काम को आगे बढ़ जाते हैं। या मेरे पास वक्त नहीं है या मेरे लिए वो चीज़ अहमियत का हामिल नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, काम को मेरा रुकना नहीं चाहिए। और गिव अप कहते हैं कि काम को बिल्कुल छोड़ ही देना, आगे करना नहीं। जैसे फॉरगो, जैसे देखिए इसको हम बोल सकते हैं लेट अस फॉरगो द केक टू नाइट, आई एम फुल। ऐसा करते हैं कि आज हम केक खाना फॉरगो कर देते, छोड़ देते हैं, मतलब मैं पूरी तरह से मैं ये हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, कुछ और मैं ले लूँगा। या आई थिंक आई विल फॉरगो द सूप एंड गो स्ट्रेट टू द मेन कोर्स, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सूप को फॉरगो कर दूँ और अब सीधे मेन खाना ही खा लूँ। और गिव अप माने होता है बिल्कुल काम को छोड़, जैसे कोई आदमी कोशिश कर रहा है तो गिव अप कर दिया। और अबेंडन भी एक आता है, उस किसी काम को हमेशा के लिए छोड़ देना के लिए अबेंडन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और वर्ड्स देखते हैं, फ्रीवलस गैर संजीदा, फ्रेल नाजुक, गेज घूरना, जेस्चर इशारा, गेट चाल, गिडी चक्कर, फेम शोहरत, गेप जमाई लेना, गेज पैमाइश का आला, जैसे रेलवे ब्रॉड गेज स्मॉल गेज की होती है, गैप बकबक, गेन नफ़ा कमाना और गीगल खिसियानी हंसी। अपनी लुगत में इजाफा करने के लिए कुछ जोड़े अल्फाज देखते हैं, वर्ड पेयर्स। ये वर्ड पेयर्स जो होते हैं ये दो वर्ड होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। जैसे गिव इंग्लिश में एंड से जुड़े होते हैं, उर्दू में वो कुछ ज़रूरी नहीं कि और से जुड़े ही हों। यहाँ देखते हैं गिव एंड टेक, लेन देन। वी मस्ट ऑल गिव एंड टेक अ लिटिल इफ़ वी वांट पीस, अगर हमें सुख शांति हम चाहते हैं तो हमें कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी, कुछ तकलीफ़ मतलब कि खुशी करनी होगी। दोनों चीज़ का लेन देन होना चाहिए, है ना, ये वन साइडेड नहीं हो, तो ये गिव एंड टेक हो गया। इसी तरह से राइट और रॉन्ग, सही या गलत। वी मस्ट आई कैन नॉट जज वेदर ही वाज राइट और रॉन्ग, मैं जज नहीं कर सकता कि वो राइट है या रॉन्ग है। फार एंड वाइड, दूर दराज, जैसे लोग दूर दराज से उसे देखने आए तो हम यहाँ पर फार एंड वाइड बोलते हैं। पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी द पैलेस। इसी तरह से वेट एंड सी, देखिए और इंतज़ार कीजिए। वी मस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। नल एंड वाइड होता है कल अदम, किसी चीज़ को खारिज कर देना, ख़त्म कर देना। द ऑर्डर वाज देयरफॉर हेल्ड नल एंड वाइड, और कोर्ट के से ऑर्डर को क्या कर दिया गया, कल अदम कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे।
जैसे कुर्सी आगे पीछे अगर हो रही है तो हम बोल सकते हैं द चेयर रॉक्ड बैक एंड फोर्थ। कुछ और वर्ड पेयर्स देखते हैं, बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े, जैसे इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, देयर वर ब्रोकन बिट्स एंड पीसेस ऑफ गिलास ऑल ओवर द फ्लोर, तमाम फ्लोर पे पूरी चारों तरफ जो है गिलास के टुकड़े पड़े हुए थे। बेड एंड ब्रेकफास्ट, जैसे रहना सहना होता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो वी आर स्टेइंग एट ए फॉर्म डैट डज बेड एंड ब्रेकफास्ट, हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ रहने का इंतज़ाम भी है और सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम भी, इसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कहते हैं। इस तरह वर्क एंड प्ले, काम और खेल, फ्लैश एंड ब्लड, खेशो अकारिब, ही इज़ माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, वो मेरे खेश अकारिब हैं। आई कैन नॉट बिलीव शी ट्रीटेड मी दैट वे, मुझे यकीन नहीं आता कि वो मेरे साथ ऐसा उसने सलूक किया। इसी तरह से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसानात, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात हैं। इसी तरह से हसल एंड बसल, चहल पहल, जैसे बाज़ार में चहल पहल होता है या शादी घर में चहल पहल होता है तो यहाँ पर हम लोग हसल और बसल का इस्तेमाल करते हैं। बाय एंड लार्ज, बहैसियत मजमूई, अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव। तो ये कुछ वर्ड पेयर्स हो गए। उसके बाद वर्ड पेयर्स भी आपके वोकैबुलरी में काफ़ी इजाफा करेंगे और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के साउंड भी ध्यान में रखने होंगे। ऑब्जेक्ट्स का मतलब जानवर के आप साउंड्स को ज़्यादा ध्यान नहीं रखें तो चलेगा, लेकिन चीज़ों के साउंड को आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि उसका इस्तेमाल जुमले में ज़्यादा होता है। तो इसमें हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है, जो कुछ जानवरों के भी हैं और उसके बाद चीज़ों के भी हैं। जैसे बिलीट, भेड़ की आवाज़ को बिलीट कहते हैं, मेढक की आवाज़ को क्रोएक, टर, शेर की आवाज़ को रोर, दहाड़, कुत्ते की आवाज़ को बार्क, चिड़िया की आवाज़ को चर्प, चहचहाना। जैसे किवाड़ जब पुराना किवाड़ जब खोलते बंद करते हैं या पत्ते जब हवा पर जब सरसराते हैं तो इस तरह के जुमलों को हम लोग क्रीक कहते हैं। भेड़िए की आवाज़ को हाउल कहते हैं, कैकल, कड़कड़, मुर्गी की आवाज़ को, बज़, भनभनाहट, जैसे भनभनाहट किसकी कहेंगे आप, जो मक्खियाँ होती हैं, है ना। इसके बाद हिस माने दहाड़ नहीं होता है यहाँ पे जो है, मैंने पता नहीं ये कैसे टाइप हो गया। हिस का मतलब होता है सांप की फुंकार होती, फुक्कार को हिस कहते हैं। रंबल, गड़गड़ाना, जैसे बादल जो गड़गड़ाते हैं रंबल होते हैं। बूम, गूंजने वाली आवाज़, हवाई जहाज अचानक क्रॉस कर गए तो बूम होगा। क्लैंक, झंकार, इस तरह से जैसे सिक्कों की झंकार या पायल की झंकार, वहाँ पर क्लैंक होगा। या अगर सोते हुए जो खराटे की आवाज़ आती है उसे स्नोर कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे साउंड्स हैं, अगर आप इसका कलेक्शन कर लेंगे तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में। और चलिए अब पैसिव का कुछ एडवांस हो जाए। मैंने पिछले लेक्चर में लेक्चर 9 में लेट का इस्तेमाल बताया। लेट का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक कॉजेटिव शक्ल में जब हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और एक इम्परेटिव में जब कमांड होता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये कमांड का सेंटेंस कहलाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो उस मुनासबत से यहाँ दो तरह से आपको मैं बताऊँगा। अगर आपके जुमले का स्ट्रक्चर एक्टिव में ये है, सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट V1 अगर है तो आपको क्या करना है कि लेट के पहले वर्ब टू बी की कोई शक्ल लग जाएगी और फिर यहाँ V3 इसमें पैसिव वॉइस में इसमें V3 इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आइए आप कुछ एक्टिव से और पैसिव को समझते हैं। ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम लेट गो होम बाय हिम। तो यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट है, ये आई बन गया और लेट्स जो है ये प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए लेट लग के पहले क्या लग गया, एम लग गया। आई एम लेट गो होम बाय हिम, मुझे घर जाने दिया जाता है उसके ज़रिए। अब यहाँ पे हम दो और सेंटेंस से समझते हैं। शी डिडंट लेट यू रीड द बुक, उसने तुम्हें किताब पढ़ने नहीं दी, तो इसका क्या होगा, ये यूज़ जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट ये है निगेटिव है, पास्ट में है तो वर्ड लगेगा पास्ट की वजह से और निगेटिव वैसे नॉट लग गया। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा, लेट के पहले वर्ब टू बी की कोई एक शक्ल लगी तो वर्ड लग गया, यू वर नॉट लेट रीड द बुक। शी मस्ट लेट हिम गो टू मार्केट, उसे बाज़ार जाने देना चाहिए, तो इसको यहाँ ही आ गया और मस्ट लेट जो हो गया तो लेट के पहले बी लगा देंगे तो मस्ट भी लेट हो जाएगा। ही डिडेंट लेट मी लर्न इट, उसने मुझे ये सीखने नहीं दिया, तो यहाँ पर भी मी बन गया, सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई वाज नॉट लेट लर्न इट बाय हिम। ध्यान दीजिए इसमें वर्ब की तीसरी शक्ल नहीं लग रही है, सिर्फ लेट के पहले वर्ब टू बी की कोई एक शक्ल लग रही है टेंस के हिसाब से। यू शुड लेट हिम गो, इसका हो जाएगा तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। ही शुड बी लेट गो बाय यू, उसे तुम्हारे ज़रिए जाने दिया जाना चाहिए। माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज, मेरा भाई मुझे ताज देखने जाने नहीं देता है। आई एम नेवर लेट विजिट द ताज बाय माई ब्रदर।
अब जो है लेट का जो दूसरा इस्तेमाल है वो इम्परेटिव सेंटेंस में है। जैसे मिसाल के तौर पर लेट मी डू द वर्क नाउ, मुझे ये काम करने दो। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करना है, लेट का जुमला जो है यानी इम्परेटिव का वो लेट से ही स्टार्ट होगा। उसमें आपको क्या करना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद फिर बी लगा दीजिए और V3 लगा दिए, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझेंगे। लेट मी डू द वर्क नाउ, मुझे ये काम करने दो। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट पहले आ जाएगा। यहाँ पर ये वर्क ऑब्जेक्ट था तो वर्क पहले ले आइए, लेट द वर्क। उसके बाद क्या मैंने कहा था, वर्क टू बी की शक्ल लगेगी, बी लगेगी, वो भी यहाँ पर बी कर दीजिए और V3 लगेगा इसमें। लेट द वर्क बी डन बाई मी नाउ। इसी तरह लेट अस फॉरगेट द मैटर, चलिए मैटर को भूल जाते हैं। तो क्या करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मैटर को उठा के ले आइए, यहाँ ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की तरह ले आइए शुरू में, लेट द मैटर बी, उसके बाद वर्ब की शक्ल फॉरगेट है तो फॉरगेटन बाय अस। इसी तरह से तीसरा है कैरी इट होम, इसे घर ले जाओ। तो ये क्या करेंगे, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें लेट नहीं आया है लेकिन इंपेरेटिव है तो लेट से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इट को पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को, लेट इट बी कैरीड होम, इसे घर जाने दिया जाए। ठीक है, यहाँ कुछ और देखते हैं इंपेरेटिव से, डू इट एट वंस। स्ट्रक्चर क्या रहेगा पैसिव का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 अदर वर्ड्स। डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो, लेट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ इट को ले आएंगे, लेट इट बी डन एट वंस। डू नॉट बीट द डॉग, यहाँ पर फिर लेट से इस्तेमाल करेंगे, लेट द डॉग, यहाँ ऑब्जेक्ट टू डॉग को पहले ले आए हैं, लेट द डॉग नॉट बी बीटन। अच्छा, कुछ और जो क्वेश्चन होते हैं कमांड के, उसमें रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, ये आपको जुमले से समझना होगा। जैसे अगर कहीं पर रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू नॉट स्मोक, तो इससे हम क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपसे दरखास्त की जाती है स्मोक ना करें, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। या जैसे अगर डॉक्टर ने कहा है टेक द मेडिसिन टाइमली, मेडिसिन वक्त पर ले लीजिए। तो ये एक्चुअली कमांड का जुमला तो है लेकिन इसमें एडवाइस दिया जाता है, तो आप इसका पैसिव बनाएंगे, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप दवा को वक्त पर ले लें, यू आर एडवाइस टू टेक मेडिसिन टाइमली। अच्छा, उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, था इन्फिनेटिव का देखते हैं। इन्फिनेटिव जानते ही हैं, वर्ब की पहली शक्ल के बाद जब टू लगता है तो इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है टू ईट, इसका माने होता है खाने के लिए, टू पे अदा करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, टू और V1 की शक्ल है ना, तो टू के बाद बी लगा देना है, फिर V3 लगा देना, ये पैसिव हो जाएगा। जैसे देयर आर टू बनानास टू ईट, खाने के लिए दो केले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर टू बनानास टू बी ईटन, दो केले हैं खाने के लिए। तो यह मफहूम लगभग एक ही है। आई हैव ए बिल टू पे, आई हैव ए बिल टू पेड, तो यहाँ पर टू पे क्या बन गया, टू पेड की शक्ल में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, शुड का इस्तेमाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुड माने हम चाहिए होता है, लेकिन जब शुड के साथ बी लगाएंगे, शुड के साथ जब हम हैव लगाएंगे, उसके बाद शुड के साथ अगर हम हैव बिन लगाएंगे तो क्या माने होगा, यहाँ हम ये देखने जा रहे हैं। शुड माने होता है चाहिए, ही शुड स्लीप नाउ, उसे अब सोना चाहिए। अगर शुड भी का होगा तो होना चाहिए, शुड माने चाहिए और शुड भी माने होना चाहिए। यू शुड बी बीटन, आपकी पिटाई होनी चाहिए। शुड हैव करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे बुलाना चाहिए था। ठीक है, शुड अगर जुमले के शुरू में होता है तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। शुड इट रेन आई विल कम बैक, अगर बारिश हुई तो मैं वापस आऊँ, अगर हुआ तो। शुड यू हैव ए ट्रबल रिंग मी, अगर आपको परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करें। अच्छा, शुड अगर आप यस नो क्वेश्चन, ये WH क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। शुड हैव बिन का मीनिंग हो जाता है होना चाहिए था, माई वर्क शुड हैव बिन डन, मेरा काम हो जाना चाहिए था। तो इस तरह से शुड का इस्तेमाल हमने देखा, सिर्फ शुड का नहीं देखा, शुड भी का इस्तेमाल देखा, शुड हैव का देखा और शुड हैव बिन का भी देखा। इसी तरह से अब हम यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल देखेंगे, मस्ट का इस्तेमाल देखेंगे, मस्ट बी का इस्तेमाल देखेंगे, उसके बाद मस्ट हैव का देखेंगे, मस्ट हैव बिन का देखेंगे। सबका मीनिंग चेंज होता है। मस्ट माने होता है ज़रूर चाहिए, जैसे ही मस्ट स्लीप नाउ, ही मस्ट स्लीप नाउ, उसे अब ज़रूर सोना चाहिए। आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और अगर बी हो जाएगा तो उसका माने होगा आगे कि ही मस्ट बी ईटिंग, वो ज़रूर खा रहा होगा। मस्ट के बाद जो लगेगा तो वही ही मस्ट बी टायर्ड, वो ज़रूर थक गए होंगे, ये सर्टेनिटी को दिखाता है। द स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द लैब, तलबा ज़रूर लेबोरेटरी में होंगे। अच्छा, जब आप मस्ट हैव लगा देंगे और मस्ट वहाँ पर वुड हैव भी काम करता है, तो इसका ज़रूर क्या होगा, यू मस्ट हैव मेट हिम, आपने उससे मुलाकात ज़रूर की होगी। मस्ट हैव बिन हो जाएगा तो इसका मीनिंग होएगा ज़रूर हो चुका होगा। माई वर्क मस्ट हैव बिन डन, मेरा काम ज़रूर हो चुका होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मस्ट का इस्तेमाल, मस्ट बी, मस्ट हैव बिन का मीनिंग जो है, तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है, आपस में चेंज हो जाता है। अब ये वुड का इस्तेमाल, ये सब इस्तेमाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वुड जो है एक्चुअली ये विल का पास्ट टेंस है, लेकिन ये कब होता है, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में स्टार्ट उसका यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड नॉट होप डैट शी वुड डू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। यहाँ पे जो हम हैं वो सारी चीज़ आप बताएंगे, वुड हैव बिन वगैरह इस्तेमाल बताएंगे। तो ये पास्ट टेंस विल का होता है, उसके इसमें इस्तेमाल होता है
वुड, जैसे आई होप डैट ही वुड कम टू मीट मी, मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे मिलने आएगा। देखिए डैट ही वुड कम मी जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो हमने आपको डिटेल से बताया है। अच्छा, माजी की कोई आदत है उसके लिए भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ खेला करता था, आई वुड प्ले हेयर, वो मुझसे मिलने आता था। ही वुड कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आता था। माजी की कोई आदत बताने के लिए यूज़ टू भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में बताया है। अच्छा, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं किसी से, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, क्या आप शामिल होना चाहेंगे। अच्छा, आई वुड लाइक टू मैंने आपको पीछे बताया है, पसंद करूँगा या करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न उर्दू, मैं उर्दू सीखना पसंद करूँगा। आई वुड हैव बीन वेटिंग, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, कर रहा होता, मतलब अगर आप अभी 1 घंटा नहीं आते तो मैं आपका 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा होता, इस तरह के जुमले का इजहार आप कर सकते हैं वुड हैव बीन से। अच्छा, ये पसंद के इजहार के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तब रादर लगाते हैं, ठीक है। और अगर कभी किसी के जुमले में रैदर लगाते हैं, उसके बाद हम किसी 2 का कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें रैदर के बाद दैन लगाएंगे, और किसी एक के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ रैदर से ही काम चल जाएगा। जैसे मैं रुकने के बजाय भागना पसंद करूँगा, आई वुड रादर रन दैन स्टॉप। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप कौन सा खेल खेलेंगे पसंद करना चाहते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं या हॉकी, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई वुड रादर प्ले क्रिकेट। में इंग्लिश लैंग्वेज पर पूरी पकड़ बनाने के लिए हमें कनेक्टर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स या लिंकर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, आप लोगों ने रेलवे में लिंक लाइन और मेन लाइन का नाम सुना होगा। लिंक लाइन जो होती है वो मेन लाइन में जाके मिलती है। तो ये लिंकर्स जो है या कनेक्टर्स या जिसे कुछ फ्रेजेस भी कहा जाता है, ये 2 सेपरेट सेंटेंसेस को, आइडियाज़ को जोड़ने में काम आते हैं। एक्चुअली लिंकर्स जो है एक तरह के कंजक्शंस ही होते हैं, लेकिन कंजक्शंस क्या है, वो ग्रामेटिकली 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, या 2 सिंपल वर्ड्स को या 2 सिंपल फ्रेजेस को जोड़ता है, 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। लेकिन ये कनेक्टर जो है इसका दायरा इंतहाई वसी है और इसको पूरी तरह से समझना एक बहुत मुश्किल अम्र भी है, सिर्फ प्रैक्टिस से ही इसे समझा जा सकता है। तो ये लिंकर्स एक्चुअली लिंकिंग वर्ड्स है क्या? लिंकर्स का स्मार्ट इस्तेमाल जो है एक जुमले की ज़रूरत को ख़त्म कर सकता है और जुमले को ज़्यादा मंतकी अंदाज में जोड़ने में मदद कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा लिंकिंग वर्ड्स की, इसकी खूबियाँ क्या होती है, जुमलों में ऐसा कौन सा रोल अदा करते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है। लिंकर्स जो है, लिंकिंग वर्ड्स जो हैं, ये ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस्तेमाल में होते हैं, जैसे फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम एंड एज वेल एज। वजह और असर दिखाने के लिए, जैसे देयर फोर, दस, हैंस, कंसिक्वेंटली। जैसे हमने एक पैरा लिख लिया, बोल दिया, उसके बाद का जो वाक़या दिखाना है, उसका असर दिखाना है, वो हम कंसिक्वेंटली से जुमले को स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए रिज़ल्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर दिस रीज़न बोल सकते हैं। तो ये जो लिंकर्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, ये वजह और असर दिखाने के लिए होते हैं। इसी तरह से एक तरतीब दिखाने के लिए भी लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली, सब्सिक्वेंटली। अब जैसे मान लीजिए कि हमने 2-3 पॉइंट्स कह दिया, उसके बाद चौथे पॉइंट्स के लिए हमने फिर सब्सिक्वेंटली वर्ड से हमने स्टार्ट किया। जोर देने और उजागर करने के लिए भी लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन फैक्ट, इंडीड, ऑब्वियसली वगैरह अल्फाज इस तरह के रोल को अदा करते हैं। मुतज़ाद मालूमात जो है, कंट्रास्ट जो है, उसको फराहम बात को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड एक तरफ तो ये मामला है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये मामला। तो इस तरह से जस्ट कंट्रास्ट 2 बातों को बताने के लिए हम ये लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्सली, हाउएवर, नेवरदलेस, मीनवाइल, इतने सारे अल्फाज आप देख रहे हैं। या अगर मुतज़ाद के अपोजिट बराबरी और मुमासलत दिखाने के लिए हमें लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इन द सेम वे, सिमिलरली, लाइकवाइज। ये लिंकिंग वर्ड्स जो है 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, 2 डिफरेंट थाट्स को जोड़ने के लिए, 2 आइडियाज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये सेपरेटली भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक छोटा सा सेंटेंस ही बोलना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आप एज ए लिंकर्स कर सकते हैं। पिछली बातों को बताने के लिए भी लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ आप सारे वर्ड्स देख रहे हैं। मुतबादिल पेश करने के लिए, जैसे ये सारे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं। मिसालें फराहम करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टांस, इन दिस केस, टू इलस्ट्रेट दिस वगैरह वगैरह। आइए अब हम आपको कंजंक्शन और कनेक्टर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंजंक्शंस क्या है? ये जैसा कि मैंने हरूफ अत्फ़ के बारे में बताया था आपको कि ये दो वर्ड्स
दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। इसका दायरा जो कार होता है वो इंतहाई लिमिटेड होता है, मुख्तसर होता है। इसके बरक्स कनेक्टर्स का जो दायरा होता है ये बहुत ही वसी होता है और ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होता है। सिंपली हम बट के लिए, कंजक्शन के लिए, अगर हम जब इसको कनेक्टर यूज़ करेंगे, दो डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ेंगे, तो आप क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हाउएवर, इवन सो, दो, नेवरदलेस, नॉनदलेस, स्टिल, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड वगैरह। इसी तरह से एक और कंजक्शन लेते हैं, सो बिकॉज। ये सो बिकॉज जो है कंजक्शन कॉज और इफ़ेक्ट दिखाने में होता है। तो उसके लिए अगर हम उसके बदले में अगर हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं तो देयरफॉर, दस, कंसिक्वेंटली वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कंजक्शन में अगर हम सो का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में कनेक्टर्स में हम सिमिलरली, लाइकवाइज यूज़ करते हैं। कंजक्शन बिफोर के लिए इतने सारे वर्ड्स आते हैं, हाँ देख रहे हैं आप। और के लिए ये अल्टरनेटिवली, अदरवाइज। इसी तरह वाइल के लिए मीन वाइल, एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट का इस्तेमाल होता है। और फिर और देखते हैं यहाँ पर अब हम कुछ लिंकिंग वर्ड्स को, मीनिंग और लिंकिंग वर्ड्स को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे आपको मीनिंग ये जहन में रखना होगा, याद करना होगा, और जुमले में इसको लिंक बतौर लिंकर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। आप चाहें तो इससे अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ऐसी सूरत में जैसे इवन दो है, तो अगर आप इसको अकेले इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ एडवर्ब होगा, लेकिन जब आप उसे दो सेंटेंस को जोड़ने में काम करते हैं तब ये लिंकर्स कहलाएगा। इवन दो, अगरचे, ही वेंट टू वर्क इवन दो ही वॉज अनवेल, वो काम पे गया अगरचे वो बीमार था, अच्छा नहीं था। ऑल दो, अगरचे, ऑल दो इट में सीम स्ट्रेंज इट इज़ ट्रू, गरचे ये देखने में अजीब व गरीब लग सकता है लेकिन ये सही है। ऑल दो शी इज़ ओल्ड शी कैन स्टिल रन फार, गरचे वो बूढ़ी है वो दूर तक दौड़ सकती है। स्टिल, अभी भी। इट इज़ मिड नाइट स्टिल शी इज़ स्टडिंग, आधी रात हो गई है फिर भी वो मुताला कर रही है। येट, फिर भी। द वेदर वाज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी, मौसम ठंडा था फिर भी रोशन और चमकीला था। नेवरदलेस, नॉनदलेस, ये जो है इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसका मीनिंग जो होता है फिर भी होता है, जैसे द मैथ टेस्ट वाज डिफ़िकल्ट, मैथ टेस्ट मुश्किल था, फिर भी नेवरदलेस शी अर्नड अ गुड ग्रेड, फिर भी उसने एक अच्छा ग्रेड हासिल कर लिया। ऑन द कंट्रेरी, उसके बरक्स। द टेस्ट विल नॉट बी ईजी, टेस्ट आसान नहीं होगा। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। टू स्टार्ट विथ, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ बोलने के लिए शुरू होते हैं तो हम कहते हैं देखिए पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि, तो इस तरह से हम सिर्फ टू स्टार्ट विथ बोल देंगे तो ये इतने बड़े मीनिंग को कवर कर लेता है। ये टू स्टार्ट विथ आई वॉज फीलिंग डाउन। इन कंक्लूज़न, नतीजे के तौर पर। ही वुड, फिर कॉमा, इन कंक्लूज़न, नतीजे के तौर पर, ग्रेटली अप्रिशिएट माई हेल्प। तो अब जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं तो उसके बाद हम बोलेंगे, इतनी सारी बात बताने के बाद वो जो है मेरी मदद को बड़े पैमाने पे अप्रिशिएट करेगा वो। फर्दर मोर, मज़ीद बड़ा। इट इज़ कॉस्टली एंड फर्दर मोर द प्रोसेस टफ, ये महंगा है और इसके अलावा ये प्रोसेस भी इसका था मुश्किल है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि ही इंजॉयज सेलिंग एंड मोर ओवर इज़ गुड एट इट, वो सेलिंग करने में इंजॉय करता है, बेचने में, और उसके अलावा कि वो इसमें माहिर भी है, अच्छा भी है। इन ऑर्डर टू, करने के लिए। ही हैड टू वर्क फुल टाइम इन ऑर्डर टू अर्न ए लिविंग फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रेन। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्टर्स का काम वही है कि सेंटेंस को कंपाउंड बनाने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उसके बाद है वेयर एज, जबकि। सम पीपल लाइक जॉगिंग वेयर एज अदर्स हेट इट, कुछ लोग जॉगिंग पसंद करते हैं जबकि दूसरे इसे पसंद नहीं करते हैं, मतलब नफ़रत करते हैं। हेंस, इसलिए। आई फेल ऑफ माई बाइक यस्टरडे, मैं अपने बाइक से कल गिर गया। इसलिए ये जो आप ज़ख्मे देख रहे हैं मेरे पाँव पे, हाथ पे, ये जो है रगड़ जो देख रहे हैं, इसलिए ब्रूजेज़ हैं। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन। माई कार ब्रोक डाउन एंड कॉन्सिक्वेंटली आई वाज लेट, मेरी कार ख़राब हो गई, नतीजतन मैं लेट हो गया। सीइंग डैट, ये देख कर। सीइंग डैट ही इज़ इल, ये देख कर के वो बीमार है। ही इज़ अनलाइकली टू कम, उसके आने का इम्कान जो है नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ, के सबब। बट डैट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाई अस ऑन अकाउंट ऑफ वॉट वी रीड इन द प्रेस ओनली बाय द इंक्वायरी, लेकिन हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते सिर्फ इस सबब से जो हमने प्रेस में हम पढ़ा है, बल्कि जो है इंक्वायरी से ही हमें इसका पता चल सकेगा।
लेटर बाद में, आई एम बिज़ी नाउ मैं भी बिज़ी हूँ, कैन यू फ़ोन लेटर आप क्या मुझे बाद में फ़ोन करेंगे, फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू फाइनली मीट यू, एट फर्स्ट साइट पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट द हाउस अपीयर टू बी एम्प्टी देन इट रियली इज़। आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल, आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द स्टेशन, सो ऑफ कोर्स वी मिस द ट्रेन एंड हैड टू बाई न्यू टिकट्स। कि हमारी कार रास्ते में स्टेशन जाने के रास्ते में ख़राब हो गई और बेशक बिलाशुबा बिल्कुल हम लोगों की ट्रेन मिस कर गई, हमें नए टिकट लेने पड़े। सर्टेनली यकीनन, द स्नैक डेट बिट हर वॉज ऑलवेज सर्टेनली पॉइजनस, सांप जिसने उसे काटा था जिसने उसको काटा था वो यकीनी तौर पर जहरीला था। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर, द मिसाइल इज़ एम्ड स्पेसिफिकली टू डिस्ट्रॉय मिलिट्री टारगेट्स। और आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंटली नुमाया तौर पर, हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाई केयरफुल डाइट। नोटेबली काबिल ज़िक्र है, द हाउस हैड मैनी ड्रॉबैक्स मोस्ट नोटेबली इट्स लोकेशन एंड प्राइस, कि हाउस में बहुत सारी कमियां हैं और काबिल ज़िक्र कौन सी बात है कि इसका लोकेशन और इसका कीमत। एज़ वेल एज़ उसके साथ साथ, हैट्रेड इज़ ब्लाइंड एज़ वेल एज़ लव, ये देखने में बहुत छोटा जुमला लगता है लेकिन यहाँ पर इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। हाउएवर अलबत्ता, हाउएवर केयरफुली आई एक्सप्लेन शी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड, चाहे अलबत्ता मैंने कितनी ही होशियारी से उसके एक्सप्लेन मैंने क्यों ना कर दिया हो वो अब तक नहीं समझी है इसे। ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड भी होता है, ऑन द अदर हैंड भी होता है और एक साथ इस्तेमाल होता है कभी कहीं या कहीं के पर, आप दोनों को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईड लाइक टू ईट आउट, मैं पसंद करूँगा बाहर खाना, ईट आउट माने बाहर खाना, ईट इन माने अंदर खाना, घर पे खाना। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, आई शुड बी ट्राइंग टू सेव मनी, मुझे जो है पैसे भी बचाने हैं। अनलाइक के बरक्स, ही इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस अनलाइक हिज फादर, एट द सेम टाइम एंड उसी वक्त, यू हैव गॉट टू बी फर्म बट एट द सेम टाइम यू मस्ट बी सिंपैथेटिक, कि तुम सख्त तो हुए हो लेकिन उसी वक्त पर आपको सिंपैथेटिक भी होना है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ देयर क्वेरल दे रिमेन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बावजूद उनके झगड़े के वो जो है अच्छे दोस्त रहे। अदरवाइज़ वरना, वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल, बर्फ़ पे धीरे चलिए नहीं तो आप गिर जाएंगे। टू टेल द ट्रूथ, सच बताना। टू टेल द ट्रूथ, यहाँ मतलब कि हम जुमले में इसको जब कब बोलते हैं तो जब हम कोई बात कह रहे हैं तो हम बोलेंगे तो सच बात मैं बताऊँ कि, तो इस तरह से बोलने के लिए इंग्लिश में हमें सिर्फ टू टेल द ट्रूथ बोल देना है, लिखने में कॉमा लगा देंगे। आई वॉज ब्रॉट अप इन ए रिलीजियस इन्वायरमेंट एंड नो राइट फॉर रॉन्ग, सच बताऊं कि मैं एक मजहबी माहौल में पला बढ़ा हूं और मैं जानता हूं गलत को सही से क्या होता है। अब 5 से 10 लिंकिंग वर्ड्स और बच रहे हैं। पर्सनली, ज़ाती तौर पर, पर्सनली स्पीकिंग, ज़ाती तौर पर मैं बताऊं, आई ऑलवेज़ प्रीफर्ड इटालियन फूड, मैंने हमेशा इटालियन फूड को प्रेफर किया है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। टू बी ऑनेस्ट मतलब ये हुआ कॉमा दे करके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ईमानदारी से अपनी बात रखूं तो ये मतलब हुआ। मोर और लेस, कमो बेश, आई कैन अर्न 100 अ डे मोर और लेस एज ए वेटर। स्पेशली, ख़ास तौर पर, हिज टैक्ट वाज एग्जाम्पलरी स्पेशली कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, उनकी तदबीर मिसाली थी ख़ास तौर पर हालात के पेश नज़र। स्पेशली जो होता है वो ई से भी स्टार्ट होता है और एस से भी स्टार्ट होता है। एसेंशियली, बुनियादी तौर पर, ही वाज एसेंशियली ए टीचर नॉट ए मैनेजर। टू माई एस्टोनिशमेंट, हम ये कब बोलते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही। टू माई एस्टोनिशमेंट, मेरी हैरत की इंतहा न रही। इट हैड कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड, ये पूरी तरह से गायब हो गया था। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन कंट्रास्ट, उसके बरक्स, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह। तो ये लिंकिंग वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स थे और वो बहुत सारे हैं। इसे आप जब आप पढ़ेंगे सेंटेंसेस को, एडवांस सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो आप इसके इस्तेमाल को और इसकी अहमियत को समझेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। शिर्क का अंजाम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शिर्क जो कि तौहीद की ज़िद है, किसी हालत में माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे बख्श देगा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करे तो उसने बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 48 है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और टाइम के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, सदा दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो वक्त की अहमियत को समझिए और वक्त का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए
क्योंकि वक्त का भी ये एक दफ़ा जब ये चला जाएगा तो फिर लौट के कभी आने वाला नहीं है। अपनी नेक दुआ में याद रखें।